हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो आपका मंडी बोर्ड के एग्जाम है 25 फरवरी को, उसके लिए हमारा मंडी अधिनियम की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने 3 पार्ट उसका कर लिया है, यानी 3 वीडियो हमारा मंडी अधिनियम के एमसीक्यू के ऊपर आ चुके हैं। आज हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हम टोटल 33 क्वेश्चन करने वाले, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो आज हम 33 क्वेश्चन लगभग इस अधिनियम से रिलेटेड सॉल्व करेंगे, जितना पोर्शन आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने पहले वो 3 वीडियो नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि पार्ट वाइज आपकी वीडियो सीरीज चल रही है। तो इसमें आपका मिक्स ऑफ क्वेश्चन है कि आपका अधिनियम से भी, नियम से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये पार्ट आपके पेपर के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा 50 के तहत मंडी समिति अधिकतम कितना जुर्माना वसूल करने के लिए सक्षम है। यानी जो आपका छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा नंबर 50 है, उसके तहत मंडी समिति अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकती है। 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या 4000 रुपए। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि धारा 50 क्या है। धारा 50 है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो संस्था जो है, वो मंडी समिति के द्वारा बनाई गई उपविधियां हैं, उन उपविधियों का उल्लंघन करेगी, तो मंडी समिति भी जुर्माना लगा सकती है और मंडी समिति का जो अध्यक्ष है वो भी जुर्माना लगा सकता है। मंडी समिति अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकती है, तो मंडी समिति अधिकतम 2000 रुपए का जुर्माना लगा सकती है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि मंडी समिति का जो अध्यक्ष होता है, वो उपविधियों का उल्लंघन होने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकता है, तो 500 रुपए का। अगर यहां पर याद रखना, यहां पर मंडी समिति पूछा है, तो मंडी समिति अधिकतम 2000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। जबकि अगर मंडी समिति का अध्यक्ष पूछा जाता तो वो अधिकतम 500 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 2000 रुपए तक का जुर्माना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी आपको सही कथन की पहचान करना है। पहला, संचालक द्वारा मंडियों को निर्देश देना तथा निरीक्षण करने की शक्ति का संबंध धारा 54 से है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम का अध्याय 9 मंडी समिति के नियंत्रण से संबंधित है। कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। चलिए देखते हैं क्या होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपके जितने क्वेश्चन आप बना रहे हो उसके आंसर कमेंट सेक्शन में दे के बताइएगा, और अंत में जरूर बताइएगा कि आपका 33 में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं ना। संचालक द्वारा मंडियों को निर्देश देना तथा निरीक्षण करने की शक्ति धारा 54 से बिल्कुल सही है। धारा 54 में ही संचालक द्वारा मंडियों को निर्देश देना और उनको निरीक्षण करने की शक्ति संचालक के पास है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम का अध्याय 9 मंडी समिति के नियंत्रण से संबंधित है, यह गलत है। अध्याय 9 नहीं, अध्याय 10। अध्याय 10 का संबंध नियंत्रण से है, तो अध्याय 10 आएगा, इसलिए सेकंड पॉइंट गलत है। आंसर क्या होगा, ए होगा, केवल एक सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी यहां पर भी आपको सही कथन की पहचान करना है। पहला लिखा है, मंडी समिति किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया है, उसे ऐसे अपराध के प्रशासन के मध्य 10,000 रुपए से अनधिक धनराशि प्रतिगृहित कर सकेगी। सेकंड लिखा है, ऐसी राशि का भुगतान किए जाने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई भी कार्रवाई चालू नहीं रखी जाएगी। सही क्या है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, मंडी समिति किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया है, उसे ऐसे अपराध के प्रशासन के मध्य 10,000 रुपए से अनधिक धनराशि प्रतिगृहित कर सकेगी। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति कोई दंडनीय अपराध कर देता है मंडी अधिनियम के तहत, तो उस व्यक्ति पर केस चलेगा न्यायालय में। तो अगर उस व्यक्ति पर न्यायालय में केस चल रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करने आ रहा है, वो व्यक्ति आ रहा है मंडी समिति से समझौता करने कि आप मेरे से इतना पैसा ले लो और जो मेरा केस न्यायालय में चल रहा है उस केस को आप वापस ले लो। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है मंडी समिति को कितना पैसा देकर अपने केस को जो न्यायालय में चल रहा है उसको वापस
ले सकता है, यानी मंडी समिति से समझौता कर सकता है। तो मंडी समिति किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने इस अधिनियम के दिन दंडनीय अपराध किया है उसे ऐसे अपराध के प्रशासन के मध्य यानी उसको वापस लेने के लिए 10,000 रुपए से अनधिक धनराशि प्रतिगृहित कर सकेगी। बिल्कुल सही है, मंडी समिति 10,000 रुपए तक का समझौता कर सकती है कि यार न्यायालय से आपका केस वापस ले लेंगे। ऐसी राशि का भुगतान किए जाने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई भी कार्रवाई चालू नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि मंडी समिति से उसका समझौता हो गया, तो समझौता होने के बाद उसका कोई भी सुनवाई केस नहीं चलेगा न्यायालय में। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, मंडी समिति के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संचालक निम्न में से किन कारणों से पद से हटा सकता है धारा 55 के तहत। मंडी समिति के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को संचालक निम्न में से किन कारणों से पद से हटा सकता है धारा 55 के तहत। अवाचार के कारण यानी अपने पद का गलत तरीके से यूज के कारण, कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा करना यानी वो अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है, दिवालिया हो जाने पर यानी वो बैंक करप्ट हो गए हैं, अक्षमता यानी वो सक्षम नहीं है, अक्षम हो गए हैं कोई भी काम करने से। तो किन कारणों से मंडी समिति के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संचालक उनके पद से हटा सकता है धारा 55 के तहत। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है यहां पर 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3 4। तो चलिए यहां से देख लेते हैं। सबसे पहले अवाचार के कारण अध्यक्ष सदस्य को संचालक पद से हटा सकता है, धारा 55 सही है। कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा करने पर हटा सकता है। दिवालिया हो जाने पर यह वाला धारा 55 के तहत नहीं आता। दिवालिया हो जाने पर उसको पद से हटाना ये धारा 55 के अंतर्गत नहीं आता, तो तीसरा नहीं होगा। अक्षमता ये धारा 55 के तहत ही आता है। अगर कोई व्यक्ति अक्षम हो गया, चाहे वो सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो संचालक उसको पद से हटा सकता है। तो 1 2 4 इसका सही आंसर होगा। तो 1 2 4 आपके ऑप्शन बी में है। 1 2 4 आपके ऑप्शन बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, मंडी समिति के अधिष्ठान के संबंध में कौन सा कथन सही है। यदि मंडी समिति अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है तो संचालक लिखित आदेश द्वारा मंडी समिति को अधिष्ठित कर सकेगा। अधिष्ठान की अवधि 2 वर्ष से अनधिक होगी। अधिष्ठान की कालावधि के प्रथम 6 माह का अवसान हो जाने पर मंडी समिति के गठन हेतु निर्वाचन कराए जाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। तो यहां पर देखिए मंडी समिति का अधिष्ठान के संबंध में पूछ रहा है, यानी संचालक कब मंडी समिति को खत्म कर सकता है। तो यहां पर यदि मंडी समिति अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं, यानी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है, तो संचालक लिखित आदेश द्वारा मंडी समिति को अधिष्ठित कर सकेगा। बिल्कुल सही है। अधिष्ठान की अवधि 2 वर्ष से अनधिक होगी, ये गलत है। यानी जो अगर मान लेते हैं किसी मंडी समिति को अधिष्ठान किया जाता है तो 1 वर्ष के भीतर जो है मैक्सिमम 1 वर्ष तक नई मंडी समिति का गठन हो जाना चाहिए। यहां पर 2 वर्ष लिखा है, ये गलत है। यहां पर आएगा 1 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष नहीं, यहां पर आएगा 1 वर्ष। तो सेकंड पॉइंट गलत है। अधिष्ठान की कालावधि के प्रथम 6 माह का अवसान होने पर मंडी समिति के गठन हेतु निर्वाचन कराया जाएगा। बिल्कुल सही है। तो 1 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जैसे ही मंडी समिति का अधिष्ठान हो जाएगा 6 महीने के भीतर नए मंडी समिति का गठन होगा। और मंडी समिति का गठन मतलब अधिष्ठान के 1 साल के भीतर हो जाना चाहिए। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, यहां पर थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, मंडी समिति के विघटन के संबंध में कौन सा कथन सही है। मंडी समिति के विघटन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला, मंडी समिति के समस्त सदस्य विघटन की तारीख से अपना पद रिक्त कर देंगे। मंडी समिति के समस्त शक्तियों का प्रयोग संचालक के नियंत्रण में भार साधक अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। मंडी समिति के समस्त शक्तियों का प्रयोग संचालक के नियंत्रण 5 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाले भार साधक समिति द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, जब मंडी समिति का विघटन होता है तो ऐसी स्थिति में भार साधक अधिकारी या भार साधक समिति ये कार्यभार को संभालती है। तो मंडी समिति के समस्त सदस्य विघटन की तारीख से अपने पद रिक्त कर देंगे। बिल्कुल सही है। मंडी समिति के समस्त शक्तियों का प्रयोग संचालक के नियंत्रण में भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। मंडी समिति के समस्त शक्तियों का प्रयोग संचालक के नियंत्रण में 5 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाले भार साधक समिति द्वारा किया जाएगा, ये गलत है। 5 से अनधिक नहीं, 7 से अनधिक। 5 से अनधिक नहीं,
7 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली भार साधक समिति द्वारा किया जाएगा। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 59 के तहत मंडी समिति की कार्रवाइयों को कौन अपने पास मंगा सकता है? यानी धारा नंबर 59 के तहत मंडी समिति ने अगर कोई कार्रवाई की है तो उस कार्रवाई को कौन अपने पास मंगा सकता है? संचालक, राज्य सरकार। ऑप्शन देख लेते हैं, इधर क्या लिखा है। तीसरा पॉइंट लिखा है बोर्ड। केवल एक दो सही है, 1 2 3 सही है, इनमें से कोई नहीं। यानी अगर मंडी समिति कोई कार्रवाई कर रही तो मंडी समिति की कार्रवाई को कौन अपने पास मंगा सकता है? संचालक, राज्य सरकार या बोर्ड। केवल 1 2 3 इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहां पर क्या लिखा है। धारा 59 के तहत यदि मंडी समिति की कोई कार्रवाई होती तो उसको अपने पास कौन मंगा सकता है? तो देखिए संचालक जो है वो मंडी समिति अगर धारा 59 के तहत कोई कार्रवाई करती है तो संचालक उस कार्रवाई को अपने पास मंगा सकता है। सेकंड लिखा है राज्य सरकार, जो कि गलत है। याद रखिएगा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आते हैं कि देखिए मंडी समिति कोई कार्रवाई करेगी तो संचालक उसको अपने पास मंगा सकता है, लेकिन अगर संचालक के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो राज्य सरकार अपने पास मंगा सकती। क्वेश्चन क्या पूछा है? मंडी समिति की कार्रवाई को कौन अपने पास मंगा सकता है? तो मंडी समिति की कार्रवाई को संचालक अपने पास मंगा सकता है। संचालक अगर कोई कार्रवाई करेगा तो राज्य सरकार उसको अपने पास मंगा सकती है, क्योंकि क्वेश्चन केवल इतना पूछा है मंडी समिति की कार्रवाई को कौन अपने पास बुलाएगा? तो संचालक बुलाएगा, राज्य सरकार नहीं मंगा सकती। आगे देखते हैं बोर्ड। बोर्ड के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, बोर्ड भी नहीं मंगा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक, केवल 1 सही है। समझ आ गया? मंडी समिति के कार्रवाई को संचालक अपने पास मंगा सकता है, अगर संचालक कोई कार्रवाई करता है तो राज्य सरकार अपने पास मंगा सकती है। तो यहां पर आंसर होगा एक, केवल 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, कोई भी ऐसी राशि जो इस अधिनियम के तहत कृषि उपज के कृषि विक्रेता को सोध्य है उसे भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। आगे लिखा है आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति उसे सूचना दिए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकेगा। क्या आंसर होगा? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत है। बताइए फटाफट, थोड़ा सा विचार कीजिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं। कोई भी ऐसी राशि जो इस अधिनियम के तहत कृषि उपज के किसी विक्रेता को सोध्य है, यानी ऐसी कोई राशि जो इस अधिनियम के तहत कृषि उपज का जो विक्रेता उसने नहीं पटाया है, उसका बकाया है, तो ऐसे बकाया को भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। बिल्कुल सही है। आदेश से कोई व्यतीत व्यक्ति उसे सूचना दिए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकेगा। गलत है। राज्य सरकार के पास अपील नहीं, संचालक के पास अपील कर सकेगा। राज्य सरकार के पास नहीं, संचालक के पास अपील कर सकेगा। इसलिए 1 सही है, दूसरा गलत है। तो आपका आंसर इसका होगा केवल 1 सही है, यानी इसका आंसर होगा ए, केवल 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। मंडी अधिनियम की धारा 66 के तहत निम्न में से किसके विरुद्ध सिविल वाद नहीं चलाया जा सकता? यानी इनमें से किसके विरुद्ध सिविल वाद नहीं चल सकता? प्रबंध संचालक, राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध या मंडी समिति के विरुद्ध। तो याद रखिएगा इस अधिनियम मंडी अधिनियम की धारा 66 के तहत प्रबंध संचालक पर भी कोई सिविल केस नहीं चल सकता, राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध भी कोई सिविल केस नहीं चल सकता, मंडी समिति के विरुद्ध भी कोई सिविल केस नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम को लागू करवाने के लिए इन्होंने जो भी प्रयास किया उस प्रयास के तहत इनके साथ कोई गलती हो जाती है तो इनके विरुद्ध कोई सिविल केस नहीं चल सकता। सद्भावना पूर्वक किया हुआ काम इनका माना जाएगा। तो 1 2 3 तीनों ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा 1 2 3 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, निर्वाचन याचिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है मंडी अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन को केवल संचालक के पास प्रश्नगत किया जा सकता है। सेकंड लिखा है ऐसी कोई याचिका प्रश्नगत निर्वाचन अधिसूचित होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं मंडी समिति के आपके निर्वाचन याचिका के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला, मंडी अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन को केवल संचालक के पास प्रश्नगत किया जा सकता है। गलत है। संचालक के पास नहीं, संभाग आयुक्त के पास, संभाग आयुक्त के पास।
अब देखो कई कोचिंग सेंटर की बुक में, क्योंकि यहां पर बच्चे इसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि वो कई कोचिंग सेंटर की बुक से इस अधिनियम को पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर मैं ही उसको क्लियर कर दे रहा हूं। कई बुक में क्या लिख कर दिया है, मंडी अधिनियम के दिन किसी निर्वाचन को राज्य सरकार के पास प्रश्नगत किया जा सकता है। पहले वो राज्य सरकार था, 2008 में संशोधन करके राज्य सरकार की जगह यहां पे संभाग आयुक्त शब्द को जोड़ा गया है। तो वर्तमान में अगर मंडी अधिनियम के दिन किसी निर्वाचन को आपको याचिका लगानी है तो वो संभाग आयुक्त के पास लगती है वर्तमान की स्थिति में। तो ये वाला संचालक की जगह संभाग आयुक्त आएगा। ऐसी कोई याचिका प्रश्नगत निर्वाचन अधिसूचित होने के 30 दिन के भीतर ही प्रस्तुत की जाएगी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा आपका पहला गलत है, दूसरा सही, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। केवल दो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, मंडी क्षेत्र को समामेलित करने या उनको विभाजित करने की शक्ति किसमें निहित है। मंडी क्षेत्र को, यानी मंडी क्षेत्र में एक मंडी समिति बनेगी, तो मंडी क्षेत्र को दो भागों में तोड़ना है या दो मंडी क्षेत्र को जोड़कर एक नई मंडी क्षेत्र बनाना है, तो ये शक्ति किसके पास है, बोर्ड, संचालक, प्रबंध संचालक, राज्य सरकार। तो ये शक्ति राज्य सरकार के पास है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मंडी क्षेत्र को समामेलित करने या उनको विभाजित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, मंडी अधिनियम की धारा 76 के तहत नवीन मंडी क्षेत्र की मंडी समितियों के बीच आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन की रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा तैयार की जाती है। डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद श्रेणी के अधिकारी, कलेक्टर, संचालक या प्रबंध संचालक। यानी अगर मान लेते हैं दो क्षेत्र को जोड़ के, दो मंडी क्षेत्र को जोड़कर एक नई मंडी क्षेत्र बनाया गया, या एक मंडी क्षेत्र को तोड़ के दो मंडी क्षेत्र बनाया गया, तो ऐसी स्थिति में जो मंडी क्षेत्र होंगे उनकी अलग अलग मंडी समिति बनेगी। पहले मान लेते हैं एक क्षेत्र था, उसमें एक मंडी समिति काम कर रही थी, अब वो क्षेत्र को तोड़ दिए, दो भागों में बांट दिए, तो वहां पर दोनों मंडी क्षेत्र के लिए अलग अलग मंडी समिति काम करेगी। लेकिन वो पहले तो एक ही थे ना, तो अगर अब उनको बांटा जा रहा है तो कितना पैसा कौन से मंडी समिति को दिया जाएगा, इस पर रिपोर्ट कौन तैयार करेगा। तो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का व्यक्ति रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर को देगा, कलेक्टर आगे पहुंचाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का व्यक्ति या अधिकारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, यहां पर निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, मंडी अधिनियम का अध्याय 12 नियम तथा उपविधियां हैं। मंडी अधिनियम से संबंधित नियम राज्य का विधानमंडल बनाएगा। यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। मंडी अधिनियम का अध्याय 12 नियम तथा उपविधियां हैं। मंडी अधिनियम से संबंधित नियम राज्य का विधानमंडल बनाएगा। चलिए देखते हैं। तो मंडी अधिनियम का अध्याय 12 नियम तथा उपविधियां गलत है। अध्याय 12 नहीं, अध्याय 13 जो है वो नियम तथा उपनियम है। आगे, मंडी अधिनियम से संबंधित नियम राज्य का विधानमंडल बनाएगा, यह भी गलत है। मंडी अधिनियम से संबंधित नियम राज्य सरकार बनाती है। मंडी अधिनियम से संबंधित नियम जो है वो राज्य सरकार बनाती, ना कि राज्य का विधानमंडल। तो दोनों ही गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंडी अधिनियम के अध्याधीन रहते हुए मंडी क्षेत्र के संबंध में उपविधि निम्न में से किसके द्वारा बनाई जाती है। यानी मंडी अधिनियम के तहत जो मंडी क्षेत्र में अपनी उपविधि कौन बनाता है, मंडी समिति, संचालक, प्रबंध संचालक या राज्य सरकार। तो याद रखना कि मंडी क्षेत्र के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए उपविधि कौन बनाता है, तो मंडी क्षेत्र के भीतर की उपविधि मंडी समिति बनाती है। उपविधि का मतलब बायलॉस होता है, ठीक है। एक तो परमानेंट लॉ बन गया और उसके अंतर्गत उसी लॉ को फॉलो करते हुए मंडी समिति अपने क्षेत्र के लिए अपना बायलॉस खुद बनाती है, उपविधियां बनाती। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा मंडी समिति। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है यहां पर कि यदि कोई व्यक्ति पहली बार उपविधियों का उल्लंघन करता है तो उस पर अभी अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी अगर मंडी समिति ने अपनी उपविधियां बनाई हैं, तो अगर कोई व्यक्ति पहली बार उस उपविधि का उल्लंघन करेगा तो मंडी समिति उस पर कितना जुर्माना लगा सकती है, 50 रुपए का। दूसरा ऑप्शन है यहां पर आपका
100 रुपए का, तीसरा है 300 रुपए का, चौथा है 500 रुपए का। तो याद रखना, अगर कोई व्यक्ति मंडी समिति द्वारा बनाई गई उप विधियों का पहली बार उल्लंघन करता है तो उस पर 100 रुपए का जुर्माना लगता है। उसके बाद जितनी बार उल्लंघन करेगा उसको 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहली बार में 100 रुपए का, उसके बाद 500 रुपए का। तो पहली बार में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 100 रुपए। अगला देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 83। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 लागू होने की तारीख से निम्न में से कौन सा अधिनियम निरसित होता है? यानी अगर छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 लागू हुआ तो इसके लागू होने से कौन सा नियम या अधिनियम जो पहले से चल रहा था वो खत्म हो गया? छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1960, छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट वैलिडेशन एक्ट 1964। ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1960 खत्म हुआ, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट वैलिडेशन एक्ट 1964 नहीं, ये 1962 है। तो बी गलत हो गया, ए सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सा वन उपज अधिसूचित कृषि उपज की श्रेणी में नहीं आता? निम्न में से कौन सा वनोपज अधिसूचित कृषि उपज की श्रेणी में नहीं आते, यानी अनुसूची में उसको मतलब नहीं बताया गया? लाख, हर्रा, आंवला या शहद? तो याद रखना कि कौन सा वन उपज अधिसूचित कृषि उपज की श्रेणी में नहीं आता है, आंसर है लाख। लाख पहले आता था लेकिन 2008 में लाख को निकाल दिया गया, उससे अधिसूचित कृषि उपज की श्रेणी से लाख को हटा दिया गया। तो इसका आंसर होगा लाख। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से किसके द्वारा कृषक प्रतिनिधियों के लिए मतदाता सूची तैयार की जाती है? यानी इनमें से कौन कृषक प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, कलेक्टर या प्रबंध संचालक? तो याद रखना, कृषक प्रतिनिधियों के लिए जो निर्वाचन आपका मतदाता सूची तैयार करता है वो कलेक्टर तैयार करता है। सी इसका करेक्ट आंसर है, कलेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। मंडी समिति के निर्वाचन का संचालन करने हेतु रिटर्निंग ऑफिसर, मंडी समिति के निर्वाचन का संचालन करने हेतु रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर की पद श्रेणी के नीचे का अधिकारी नहीं होगा, डिप्टी कलेक्टर की पद श्रेणी से नीचे का अधिकारी नहीं होगा, तहसीलदार की पद श्रेणी से नीचे का अधिकारी नहीं होगा, नायब तहसीलदार की पद श्रेणी से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। तो याद रखना, मंडी समिति के निर्वाचन का संचालन करने के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो नायब तहसीलदार पद श्रेणी से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा, अधिकारी नहीं होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगर आपको इतनी देर आप रुके ही हैं तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको नए नए क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं, अब हम अधिनियम से आगे बढ़कर निर्वाचन नियम में जा चुके हैं और अलग अलग नियमों में अब हम जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, ऐसी समिति को प्रथम वर्ग की मंडी समिति माना जाएगा जिसकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक हो, 20 लाख रुपए से अधिक हो, 40 लाख रुपए से अधिक हो या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह पता होना चाहिए है कि जो आपकी मंडी समिति होती है, मंडी समिति की आय के ऊपर मंडी समिति को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो याद रखना है यहां पर 4 भागों में वर्गीकृत होता है। तो प्रथम वर्ग की मंडी समिति किसको बोलते हैं? प्रथम वर्ग की मंडी समिति उसको बोलते हैं ऐसी मंडी समिति जिसकी वार्षिक आय 40 लाख रुपए से अधिक है। ऐसी मंडी समिति जिसकी वार्षिक आय 40 लाख रुपए से अधिक है, ऐसी मंडी समिति को प्रथम वर्ग की मंडी समिति कहा जाता है। द्वितीय वर्ग की मंडी समिति, ऐसी मंडी समिति जिसकी आय 20 लाख से 40 लाख के बीच है, तो ऐसी मंडी समिति को द्वितीय वर्ग की मंडी समिति। तृतीय वर्ग की मंडी समिति, ऐसी मंडी समिति जिसकी आय 6 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच है, ऐसी मंडी समिति को तृतीय वर्ग की मंडी समिति। चतुर्थ वर्ग की मंडी समिति, ऐसी मंडी समिति जिसकी आय 6 लाख रुपए से कम है वार्षिक आय, उसको हम बोलते हैं चतुर्थ वर्ग की मंडी समिति। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्रथम वर्ग की मंडी समिति, तो आंसर होगा 40 लाख रुपए से अधिक है जिसकी आय मंडी समिति की, वो है प्रथम वर्ग की मंडी समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, अगर कोई व्यक्ति गलत श्रेणीकृत की हुई अधिसूचित वस्तु को बेचता है तो 6 माह तक का कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, 1 साल तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, 6 माह तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है,
1 साल तक का कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो गलत श्रेणीकृत की हुई, यानी क्या होता है कि कोई भी वस्तु की जांच होती है परख प्रयोगशाला में कि वो वस्तु किस श्रेणी की है, उसका ग्रेड क्या है, अच्छी है कि नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी वस्तु का या सब्जियों का या अपने जो भी अधिसूचित कृषि उपज है उसकी जांच कराने के बाद उसको गलत तरीके से श्रेणीकृत करते हैं, यानी मान लेते हैं वो धान सामान्य धान है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसमें ग्रेड ए धान का लोगो लगा रहा है कि ग्रेड ए धान है, तो वो गलत तरीके से श्रेणीकृत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो करता है तो उसको क्या होगा, तो 6 माह तक का कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना उसको हो सकता है। तो याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से यहां पर श्रेणीकृत करता है वस्तु को, तो ऐसी स्थिति में उसको 6 माह तक का कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, यदि कोई व्यक्ति जाली श्रेणी अभिधान चिन्ह का प्रयोग करता है तो उसे कितने साल तक के कारावास की सजा होती है। देखिए, जाली श्रेणी अभिधान चिन्ह का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई वस्तु को बेचने के लिए, जैसे आप देखेंगे अलग अलग टैग मिलता है, ठीक है, कि वो ये है इसके द्वारा अधिकृत वस्तु है, अलग अलग हमारी संस्थाएं हैं जो वस्तु के श्रेणियों की जांच करती है कि वो वस्तु कितनी अच्छी है कितनी खराब है। तो उसका क्या कर रहा है, वो गलत तरीके से लोगों का यूज कर रहा है, भले उसने अपनी जांच के लिए नहीं भेजा उस वस्तु को, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वहां पर लोगो लगा दिया कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो पहले से वहां से जांच होकर आया है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हॉल मार्क लगता है सोने में, ISI चिन्ह लगता है, तो ऐसे ऐसे जो होते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति गलत तरीके से उसका प्रयोग कर रहा है लोगों का कि मैंने इसकी जांच करवाई है, लेकिन वो जांच में उसको परखा नहीं गया है, तो ऐसा व्यक्ति करता है तो उसको कितने साल तक की सजा हो सकती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की सजा हो सकती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, कोई वस्तु गलत ढंग से श्रेणीकृत क्यों ही कही जा सकती यदि वस्तु में किसी भी ढंग से अपरिवर्तन कर दिया गया हो, विज्ञापन के माध्यम से वस्तु के श्रेणी विधान की निर्धारित गुणवत्ता का झूठा दावा किया जा रहा हो, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो कब वस्तु गलत तरीके से श्रेणीकृत की हुई मानी जा सकती है, वस्तु में किसी भी ढंग में अपरिवर्तन किया हो, यानी मान लेते हैं वस्तु को जांच के लिए भेजा गया, तब वहां पे अलग प्रोडक्ट भेजा गया, लेकिन जब वस्तु को बेचा जा रहा है तो अलग प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो यह भी आपका गलत तरीके से श्रेणीकृत माना जाएगा। विज्ञापन के माध्यम से, यानी अगर आप विज्ञापन दे रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट आप अगर यूज करोगे तो आपके बच्चे की हाइट बढ़ेगी, लेकिन उसका हाइट से कोई संबंध नहीं, यानी गलत तरीके से आप वहां पर विज्ञापन कर रहे हो, तो यह भी गलत तरीके से श्रेणीकृत क्या माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, कोई किसान उत्पादक संगठन एक या एक से अधिक मंडी क्षेत्र में निजी मंडी प्रांगण को स्थापित करने का इच्छुक हो तो निम्न में से किन शर्तों को पूर्ण करने के बाद वह आवेदन कर सकता है। यानी कोई किसान उत्पादक संगठन एक या एक से अधिक मंडी क्षेत्र में निजी मंडी प्रांगण खोलना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह निम्न में से किन शर्तों को पूर्ण करेगा तो वह आवेदन कर सकता है। पहला, जिला मुख्यालय में नगरीय निकाय की सीमाओं के भीतर निजी मंडी प्रांगण की स्थापना हेतु आवेदक के पास न्यूनतम 10 एकड़ भूमि का स्पष्ट स्वामित्व होना चाहिए। जिला मुख्यालय में नगरीय निकाय की सीमाओं के भीतर निजी मंडी प्रांगण की स्थापना हेतु आवेदक के पास ऐसा पट्टा होना चाहिए जिसमें अविवादित कब्जे के साथ 20 वर्ष की न्यूनतम कालावधि का पट्टा करार हो। ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो याद रखना कि अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को या किसान उत्पादक संगठन को निजी मंडी प्रांगण में एक से अधिक मंडी क्षेत्र में निजी मंडी प्रांगण खोलना है, तो उसके पास अगर वो नगरीय निकाय क्षेत्रों में रहता है तो नगरीय निकाय क्षेत्रों के भीतर 10 एकड़ भूमि का स्वामित्व है तो उसको इसका लाइसेंस मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर वो नगरीय निकाय में उसकी खुद की जमीन नहीं है लेकिन वो किसी से पट्टे में जमीन ले रहा है, तो पट्टे में जमीन लेते समय उसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि वो पट्टे में कितने साल की जमीन ले रहा हो, 20 साल की नहीं, 30 साल की। अगर वो पट्टे में 30 साल तक का अनुबंध कर रहा है कि 30 साल तक भूमि अविवादित रहेगी तो उसको यहां का लाइसेंस मिल सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि बी गलत है इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान उपभोक्ता प्रांगण स्थापित करने हेतु पंजीयन शुल्क कितना है। यानी अगर किसान उपभोक्ता प्रांगण स्थापित करना है तो किसान उपभोक्ता प्रांगण स्थापित करने के लिए पंजीयन शुल्क कितना होता है, 5,000, 10,000, 20,000 या 40,000। तो याद रखना है किसान उपभोक्ता प्रांगण स्थापित करने के लिए जो पंजीयन शुल्क होता है वो 10,000 रुपए होता है। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है,
निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण में विक्रय की सीमा के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी जो निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण है उसमें किसी वस्तु का विक्रय कर रहे हैं तो उसके विषय में कौन सा कथन सही है। विक्रेता कृषक को एक उपभोक्ता को एक दिन में 10 किलोग्राम से अधिक फल व सब्जियां विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी। विक्रेता कृषक को एक उपभोक्ता को एक दिन में 50 किलोग्राम से अधिक अनाज विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी। ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो याद रखना, निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण में विक्रय की सीमा होती, विक्रेता कृषक को एक उपभोक्ता को एक दिन में 10 किलोग्राम से अधिक फल व सब्जी नहीं बेच सकता, बिल्कुल सही है। विक्रेता किसान को विक्रेता कृषक को एक उपभोक्ता को एक दिन में 50 किलोग्राम से अधिक अनाज का विक्रय भी नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यहां पर ये दोनों ही सही है, निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण के संबंध में दोनों ही कथन सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूति या निक्षेप के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी प्रतिभूति क्या होता है, अगर किसी कृषक को अपना चुनाव लड़ना है तो उसकी चुनाव लड़ने से पहले प्रतिभूति भरता है, यानी जमानत राशि भरता है। इसके अलावा यदि किसी व्यापारी को चुनाव लड़ना है तो व्यापारी चुनाव लड़ने से पहले अपना जमानत राशि भरता है। जमानत राशि कब जब्त होती है, जब उसको कुल पड़े वोट का, जो वहां पे जितने वोट पड़े वैलिड वोट, उसका 1/6 नहीं मिलता तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो जमानत राशि है कितना, किसी निर्वाचन क्षेत्र से व्यापारी या किसान प्रतिनिधि के लिए किसी अभ्यर्थी को 1000 रुपए धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होती है, बिल्कुल सही है। मंडी समिति के अध्यक्ष के चुनाव के लिए उसको 5000 रुपए प्रतिभूति जमा करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए और बी दोनों सही है। याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति को व्यापारी या किसान का चुनाव लड़ना और अगर वो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है तो उसको 1000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी वर्ग की महिला है तो 1000 से ये राशि आधी हो जाएगी, 500 रुपए हो जाएगी। सेम अध्यक्ष का चुनाव यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति लड़ता है जनरल कैटेगरी का तो उसको 5000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी वर्ग की महिला चुनाव लड़ती है तो ये राशि आधी हो जाएगी, 2500 रुपए। तो यहां पर आपका सी आंसर होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या है। यानी जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या है, राज्य में कृषि उपज के क्रय विक्रय को अधिक अच्छा विनियमित करना है, कृषि उपज संबंधित मंडियों की स्थापना करना है, कृषि उपज मंडियों का उचित प्रशासन करना है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यहां पर ये तीनों ही मंडी अधिनियम का उद्देश्य है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 796। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत विनिर्माता की क्या परिभाषा है। विनिर्माता यानी मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर की क्या परिभाषा है। ऐसा व्यक्ति जो कृषि उपज से विनिर्माण शारीरिक साधनों से करता है, ऐसा व्यक्ति जो कृषि उपज से विनिर्माण यांत्रिक साधनों से करता है। तो देखिए विनिर्माण कौन करेगा, या विनिर्माता जो फसलों को लेकर उससे कोई प्रोडक्ट बनाएगा, टमाटर लेकर सॉस बनाएगा तो सॉस बनाने वाला विनिर्माता। अब सॉस बनाने वाला अपने हाथ से सॉस बनाए या टमाटर लेके मशीन से सॉस बनाए, दोनों ही तो विनिर्माता होंगे। तो इसका सी आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस प्रकार की फसलों के विपणन हेतु बनाया जाता है। तो टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो उद्यानिकी फसलों के लिए होता है। 20 का करेक्ट आंसर है, उद्यानिकी फसलों के लिए टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन की पहचान करना है। प्रत्येक मंडी समिति एक निगमित निकाय होगी, बिल्कुल सही है। हर मंडी समिति जो होती है निगमित निकाय होती है, वो किसी ना किसी अधिनियम के तहत बनी होती है, इसलिए निगमित निकाय है। प्रत्येक मंडी समिति का शाश्वत उत्तराधिकार है, बिल्कुल सही है। मंडी समिति हमेशा बनी रहेगी, केवल जो मंडी समिति के अधिकारी कर्मचारी होंगे वो चेंज होते रहेंगे, बाकी मंडी समिति हमेशा बनी रहेगी, शाश्वत उत्तराधिकार है। प्रत्येक मंडी समिति की अपनी सामान्य मुद्रा होगी, बिल्कुल सही है। प्रत्येक मंडी समिति की अपनी कॉमन सील होगी, उस सील में मंडी समिति का नाम लिखा होगा। मंडी समिति कोई भी काम करेगी वो सील लगा कर ही करेगी। डी पॉइंट देखते हैं, डी क्या लिखा है। डी लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, क्योंकि यहां पर तीनों ही पॉइंट सही है, इसी के लिए यहां पर मैं इसका आंसर ले रहा हूं उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई भी गलत नहीं है, सभी सही है, इसलिए यहां पर कोई भी गलत नहीं है, डी आंसर आएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। मंडी क्षेत्र को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो मंडी क्षेत्र को कितने भी निर्वाचन क्षेत्र, 10, 15, 20, 25। तो मंडी क्षेत्र को 10 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जहां से कृषक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। ए करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक मंडी समिति बोर्ड को अपनी सकल प्राप्तियों का अधिकतम कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि के रूप में जमा करेगी? 20, 30, 40, 50। तो याद रखना है, प्रत्येक मंडी समिति बोर्ड को अपनी सकल प्राप्तियों का अधिकतम 40% जो है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि के रूप में जमा करेगी। सी इसका करेक्ट आंसर है, 40%। कई बुक में ये भी राशि अलग अलग मिल सकती है, लेकिन जो करंट की राशि है जो अभी वर्तमान में चल रही 40%। क्लियर है? तो यहां पर हमने टोटल आपका मंडी अधिनियम और उससे निर्वाचन नियम या अन्य नियम, उप नियम, उससे टोटल यहाँ पे 33 क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने होंगे, कितने क्वेश्चन बने ये चैट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन बने। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अभी हम ऐसे ही डेली 33 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे आपके पेपर तक, तो आराम से 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। हमने 50 पहले किया था, 20 उसके पहले किया था, फिर 20 अलग किया। लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम मंडी अधिनियम और उसके आसपास से कर चुके हैं। वैसे हम अभी 33 क्वेश्चन आज किए हैं, तो लगभग आपका 133-35 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद आपका 33 क्वेश्चन और करना है, यानी आप 200 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है करके जाओगे, जो मैंने आपको बोला था। तो वैसे ही हम उसी के अनुरूप चल रहे हैं। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।